नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। देखिए, इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों के अंदर दुर्गा मूर्ति का, जो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना था, उसके लिए यात्राएं निकली, जुलूस निकले, उसमें जमकर दंगे हुए हैं। मैं दंगे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप बहराइच की खबर तो आप सुबह से देख ही रहे हैं लगातार। बहराइच में ऐसा ही एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस के ऊपर पथराव होता है, एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जबरदस्त कम्युनल टेंशन इस वक्त दिखाई दे रही है बहराइच इलाके के अंदर। मामला वही, मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए, पत्थर चलने लगे और इसमें 22 साल के एक लड़के की मौत हो गई जिसका नाम गोपाल मिश्रा था। वहां उस वक्त क्या हुआ, हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उस शख्स की मौत के बाद पब्लिक जबरदस्त गुस्से में है। आज भी बहराइच में जबरदस्त बवाल चल रहा है। हजारों की भीड़ लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरी हुई है और भीड़ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज आगजनी की, पथराव किया, बाइक शोरूम में आग लगा दी, कई दुकानें, मकान, कारों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है और परिजनों के साथ, जो मृतक के परिजन हैं, उनके साथ भारी तादाद में ग्रामीण मौजूद हैं अभी भी सड़कों पर और खून का बदला खून जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। दरअसल कल रात बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान यह हंगामा शुरू हुआ था। जैसे ये जुलूस आगे बढ़ा, एक मुस्लिम इलाके से होता हुआ गुजर रहा था, तभी एक शख्स ने इस जुलूस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। फिर ये जो शख्स, ये जो लड़का था, ऐसा बताया जा रहा है, ये भी एक घर की छत पर चढ़ गया, वहां इसने भगवा झंडा टांगने की कोशिश की। इस सब के बीच में कब इस लड़के को लोग पकड़कर घसीट करके ले गए, इस पर फायरिंग हुई। अब लोग ये भी बता रहे हैं कि उसके शरीर पर चाकू के घाव के निशान भी हैं। ये सब कुछ हुआ और जैसे ही लोगों को पता चला कि उनके बीच में से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, तब तो भीड़ आग बबूला हो गई। नाराज भीड़ ने पथराव शुरू किया और उस वक्त ये भी आरोप लगा रहे हैं जुलूस में शामिल लोग कि जब ये सब कुछ हो रहा था, पुलिस ने जो पथराव कर रहे थे छतों के ऊपर से मुसलमान लोग, उनको काबू में करने की बजाय इस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और उससे हालात बिगड़ गए। बहरहाल प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए पूरे इलाके में जो भी विसर्जन की यात्राएं निकल रही थी सबको रोक दिया और बाद में पुलिस प्रशासन की निगरानी में ही विसर्जन कराया गया। लेकिन लगा था कि कल मामला शांत हो गया, आज फिर आगजनी देखने को मिली है। बहराइच में जिस दौरान भीड़ ने तांडव मचाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ग्राउंड पर मौजूद थे। भीड़ कितनी आक्रोशित थी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अभी फिलहाल यहाँ पर जो एक एजेंसी नजर आ रही है, होंडा की, हीरो की एक एजेंसी नजर आ रही है, इसमें फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि कैसे आगजनी हुई है। ये तुरंत की आगजनी है मीनाक्षी। ये लाइव तस्वीरें हैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे से, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो एजेंसी है, एजेंसी की गाड़ी में बाकायदा आग लगा दी है। प्रशासन कह रहा है, पुलिस कह रहा है कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और ये विजुअल देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता इस बात से कि जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अपने आप में डराने वाले हैं कि कैसे एक एजेंसी में घुस करके गुस्साई भीड़ ने, बिल्कुल गुंडागर्दी जो आपने वर्ड यूज किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। नाराजगी होती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, सभी तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से किसी भी एजेंसी में घुस करके आप अगर आग लगाएंगे गाड़ियों में, तो ये देखिए कैमरामैन मकसूद इस समय पूरी अपनी स्थिति को देखते हुए वो विजुअल्स इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एजेंसी को अंदर से बाकायदा आग के हवाले किया गया है। और आग की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गुंडागर्दी और आगजनी की ये तस्वीरें अब वाकई में पूरे बहराइच में आग की लपट की तरह फैल रही हैं। और ये पूरा शोरूम जो कि हीरो होंडा का है, ये पूरी तरीके से धू धू करता हुआ नजर आ रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हमको मांग है जब तक बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए 2 आदमी खत्म हुए हैं, एक बहराइच में फिर खत्म हो गया। देखिए कितनी गोली मारी गई भैया, देख लीजिए। एक में 2 आदमी हमारे यहाँ खत्म हुए, 2 आदमियों की मौत, कितनी गोली मारी गई है ये देखिए। मैं मौके पर मौजूद था जब ये लड़का उनके छत पर चढ़ा तो
पुलिस प्रशासन अगर मूक बधिक न बना होता हमारे यहाँ का, इसकी मौत न होती सर। केवल प्रशासन, लोकल प्रशासन की देन है जो आज इसकी मौत हुई। और अभी अभी सूचना है कि मेरे ग्राम पंचायत में सत्यवान मिश्रा जी भी खत्म हो गए, जो पुलिस के मार से खत्म हुए हैं। दो तरह देख लीजिए, केवल पुलिस प्रशासन हरदी थाना पुलिस प्रशासन के वजह से ये यहाँ पर लेटा हुआ है। कितनी नाराजगी है वो लोगों की बहुत ज्यादा है। महाराजगंज में लोग बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि मौके पर जो लोकल पुलिस थी, अगर उसने एक्ट किया होता, रिएक्ट किया होता, तो शायद आज गोपाल मिश्रा यहाँ पर जिंदा होते। सुरक्षा नहीं मिली पुलिस से, पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, सुरक्षा कुछ नहीं मिली, जान पुलिस वाले सब खाते थे। पुलिस वालों ने पैसा ले रखा था, इसीलिए हमारे भाई को इस तरीके से मारा गया। इनकाउंटर करवाए इन लोगों का। अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा है तो पूरा महासि विधानसभा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत देश का खत्म कर देगा महाराजगंज को। बहुत ज्यादा नाराज हैं जो लोकल लोग हैं। वो आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, अपने आप को संभालिए। बस उसका इनकाउंटर हो जाए, उसके घर पे बुलडोजर चल जाए बस। आरोपी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, ये मांग है लोगों की। और इसी वजह से फिलहाल जो महाराजगंज में लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की एक मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो आपने देखा लोगों में कितनी नाराजगी और गुस्सा है। अब मैं उस पर जो कुछ बयानबाजियां भी हो रही हैं वो भी आपको सुना देता हूं। सुरेश्वर सिंह ये स्थानीय विधायक हैं, इनकी बात आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसी ही बात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने भी रिएक्ट किया है इस पूरी वारदात पर। आपको दिखाते हैं। कल जो घटना घटी थी डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, दोनों लोगों ने मिल करके जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित करने का काम किया है। मुकदमा लिखा गया है, एक गिरफ्तारी हुई है। इसमें से बाकी लोगों को, बाकी 20-25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही और इनका घर जो गलत बना है उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जब आप अंतिम संस्कार कर देंगे, पुलिस खाली होगी, तब तो किसी कार्रवाई के लिए बढ़ेगी। और नहीं तो आप कार्रवाई करोगे, एक मिनट, आप लोग कार्रवाई करोगे तो आप लोग जाइए कार्रवाई कीजिए, नहीं जाइए कार्रवाई कीजिए, फिर यहाँ क्यों भीड़ लगाए हो? जाओ कार्रवाई करो, जाके मैदान सामने है, आगे घर है उसका, जाके कार्रवाई कीजिए जा करके। इनके हितैषी आए हो कि इनके दुश्मन हो? इसके एक माँ के लड़के का तुम लोग बर्बादी कर रहे हो, 100 की बर्बादी कर रहे हो। राजनीति करने आए हो यहाँ पर आप लोग। यहाँ इनको मुख्यमंत्री जी से बराबर बात हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। जितने दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए में जाएंगे, अगर भागने का प्रयास करेंगे तो उनको इनकाउंटर होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि इसका देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करें। किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाएं, डांस करे जाए और उनसे कोई मना भी करे तो वो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है,
हम सब कमजोर होते हैं। एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं। वो कह रहे हैं जब ये जुलूस निकाले जाते हैं तो मुस्लिम इलाकों से गुजरते हुए मस्जिद के सामने खड़े होकर डांस करना, तेज आवाज में डीजे बजाना, चढ़ाने की कार्रवाई जो है लोग करते हैं अक्सर। उसके बाद फिर पथराव होता है, उसके बाद आपने देखा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा दोनों तरफ से होना गलत है। उन्होंने अपनी तरफ से इसकी एक वजह बताई है कि आखिर इन जुलूसों के ऊपर पथराव क्यों होते हैं। आपने याद होगा अभी विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में जिक्र किया बाकायदा इस चीज का कि ये अलग अलग मौकों पर हिंदू त्योहारों पर जब जुलूस निकलते हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी क्यों हो रही है, ये कौन है ये करने वाले। उन्होंने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी ये केवल एक बहराइच की बात नहीं, यहां तो मामला बड़ा बन गया क्योंकि एक युवक की मौत हो गई, इसलिए इसकी ज्यादा बात हो रही है। महाराजगंज में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, गढ़वा झारखंड में, हावड़ा में पश्चिम बंगाल में, सीतामढ़ी बिहार में एक दिन के अंदर तमाम जगहों पर सेम चीज हुई है। दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जाते हुए यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी। अब उसमें किसने चिढ़ाया, किसने कोई उकसावा किया कि सामने से पथराव हुआ, लेकिन ये सब जगह हो रहा है। ये चिंता की बात है, इस पर हमको बात करनी चाहिए। त्रिपाठी जी, एक नहीं अनेक जगह। नहीं, मैं शुरू यहीं से करता हूं। गोपाल मिश्रा किसी छत के ऊपर है, उसने वो झंडा, हरे रंग का झंडा लगा हुआ है, उसको उसने खींचा और पूरी ताकत से खींचा। झंडा ठीक से लगा हुआ था, दीवार कमजोर थी, वो दीवार भी टूटी और उसके बाद उसको गोली मार दी गई। अफगानिस्तान में ये होता तो ठीक था, बांग्लादेश में आज के संदर्भ में होता तो ठीक है, पाकिस्तान के भी कुछ खैबर पख्तूनवा और सिंध और बलोच के इलाके में हो जाता तो ठीक था। भारत में कब से शरिया लागू हो गया? भारत में शरिया कब से लागू है कि कोई अगर किसी ने कहीं अराजकता करने की कोशिश की, और ये जो घटनाक्रम हुआ है ये पत्थरबाजी के बाद का है, लेकिन मैं उसको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि फिर जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि दोनों तरफ से होता है, कोई किसी के सामने कुछ करता है। यानी एक लड़का, भीड़ अगर गई, लड़का उसमें जाकर उसने झंडा खींच लिया, झंडा भगवा लहरा दिया, निश्चित तौर पर कानूनी दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। लेकिन अब किस पे कार्रवाई करिएगा? अब तो आपने शरिया के हिसाब से बदला ले लिया, और शरिया के हिसाब से बदला ले लिया तो फिर संविधान कहां काम करेगा? इसकी चर्चा कोई कर रहा है क्या? मैं जब से वो वीडियो देख रहा हूं, और कमाल की बात यह है कि एक बड़ा जो फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव फैलाने वाला वर्ग है वो क्या कर रहा है, उसी वीडियो को दिखाते हुए उसे जस्टिफाई कर रहा है। वो जो कर रहा है वो कतई ठीक नहीं है, और वो किसी को भी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की जवाबदेही है। लेकिन सवाल यह है कि उसके पहले के और उसके बाद के घटनाक्रम पर चर्चा करना जरूरी है या नहीं है। अब एक घटना मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, उसकी तो शायद चर्चा भी मुख्य धारा के मीडिया में उस तरह से नहीं होगी, लेकिन कहानी कुर्सी की में तो हम आपको बात करेंगे ना तो समझ में आएगा। हैदराबाद में सुबह सुबह 4 बजे एक मुसलमान लड़का जाता है और देवी प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश करता है। लोग उसे देख लेते हैं, पकड़ते हैं, थोड़ा बहुत पिटाई करते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान है। उस लड़के को तो नहीं मार दिया किसी ने, भीड़ ने। लोग कहते हैं ना कि बड़ा बुरा कर दिया, हमारे मस्जिद के सामने वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे। जितनी गोलियां उसको मारी गई हैं वो खूंखार अपराधी हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि मोहल्ले से जुलूस निकला, झगड़ा हो गया, लोग गुस्से में आए, अच्छा हमारे घर पे झंडा क्यों लहरा रहा था उसको उखाड़ दिया, बाउंड्री क्यों गिरा दी और उसमें किसी ने मार दिया। लग गई होती एक गोली, कोई लग गया होता छर्रा कोई, या वो भी आपके पास क्यों था? क्या ऐसी कोई लाइसेंसी जो हथियार है उससे ये मारा गया है? उसको घर में खींच के, और अगर अवैध है तो क्या उस इलाके में इतने अवैध हथियार हैं और चिन्हित करके मारा गया? इसका मतलब यह है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। ये सारी की सारी बातें जब आप एक साथ करेंगे तब समझ में आएगा। और ये मैंने हैदराबाद की घटना का जिक्र 2 वजहों से किया। एक तो ये कि वो कानून मान रहे हैं, दूसरा देश के हर हिस्से में हिंदू पर्व, हिंदू उत्सव पर, हिंदू त्योहार पर ये पत्थरबाजी, दंगेबाजी, वो सेंसिटिव इलाका है। हम भी सुनते सुनते थक गए। सेंसिटिव इलाका काहे का सेंसिटिव इलाका भैया? भारतवर्ष है, एक ही कानून है, संविधान के दायरे में वही भारतीय न्याय संहिता लागू होती है, और आपके लिए सेंसिटिव इलाका हो गया। आप तय करेंगे कि इस इलाके जाओ, इस इलाके से नहीं जाओ। यह सबसे खतरनाक है। अगर इसकी बात होगी, और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर इसी सवाल का जवाब खोजना है। गोपाल मिश्रा को जिन्होंने मारा है वो अपराधी हैं जी,
उन्होंने जो काम किया है उसका जवाब खोजिए, वो जवाब देश मांग रहा है। और जैसा आपने शुरुआत में मैंने भी कहा कि केवल अभी देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है बयान आया है, अभी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि सरकार निष्क्रिय हो गई है। ये वो एक्स पर पोस्ट कर रही है, प्रशासन का निष्क्रिय होना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री से अपील कि जनता को विश्वास में लें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे उसको समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने उसको पोस्ट करके लिखा है कि ये लड़का जो था इसको गुमराह किया गया, इसको दंगाई बना दिया गया। उन्होंने उसको ही दंगाई बना दिया कि जो झंडा खींच रहा था वो वीडियो के साथ, कि ये देखिए बीजेपी वाले क्या करते हैं, एक मासूम शख्स के जहन में कैसा जहर भरते हैं। सर लेकिन जगह जगह हो रहा है, तो जावेद जी सब जगह जहाँ भी हो रहा है वो बहुत चिंता की बात है, समझे। और जो लोग कर रहे हैं, पहले तो ये रामगोपाल मिश्रा है जिसकी हत्या की गई, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती, मतलब इसके लिए कोई सफाई नहीं है। वो तो अपराधी होंगे ही जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, और सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आता है। अभी तो उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है सो कॉल्ड, जो काम कर रही है, और आपने 5 जगहों का 4 जगहों का नाम लिया है, तो वहाँ पर वो प्रशासन, वो पुलिस क्या कर रही है उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। अभी आप कहीं कहेंगे कि वो SHO कोई और था, धर्म का था, कोई सरकार दूसरे धर्म की थी, सेक्युलर थी, लेकिन ये तो सेक्युलर सरकार नहीं है ना, ये तो हिंदू हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। तो क्या हो रहा है उनके राज्य में, इस पर भी सवाल होने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं रामगोपाल मिश्रा, दूसरे लोग जो महाराजगंज, हमको समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं। कहीं पर हम किसी एक पार्टी के टूल बनते हैं और पथराव करते हैं, कहीं पर दूसरी पार्टी के टूल बनते हैं और उनके उकसावे में आकर कहीं घर की छत पर चढ़ के झंडा उठाते हैं, झंडा फहरा रहे हैं, दूसरे का झंडा उखाड़ रहे हैं। मैं बार बार इस बात पर कर रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो गरीब है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, वो ये सब काम में लगा हुआ है। सारे धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। क्या आज जितने लोग बयान दे रहे हैं, क्या उनमें से कोई आदमी ऐसा कर रहा है, पॉलिटिकल लीडर? ये हमें समझने की जरूरत है। मैं बार बार थोड़ी बड़ी बात कहता हूँ कि गंभीर बात ये कि हम सब लोग, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, और जो कर रहा है, वो सब लोग पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं। ये जितनी धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, मुझे फिर से बताइए, आपसे मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि कितने पॉलिटिकल लीडर, कितने MPs के बच्चे, कितने मिनिस्टर के बच्चे उसको लीड कर रहे हैं। कौन सा MP का आदमी जाता है उसमें इलाके का, वो पॉलिटिकल लीडर उसको अपने टूल के तरह इस्तेमाल करते ना। क्या यात्राएं पहले नहीं निकलती थी? पहले ऐसे नहीं निकलती थी, पहले शांति से, हाँ पहले ऐसे नहीं निकलती थी। और जो होता था, जब कभी कभी ऐसा होता था, तो तब वहां पर भी दंगे होते थे, वहां पर भी पथराव मतलब क्या हो रहा है ऐसा कि दंगे हो रहे हैं इन यात्राओं में? ऐसा क्या? इन यात्राओं में नहीं, यात्राओं में नहीं, जो पथराव हो रहा है वो भी आप एक तरह से बात कर रहे हैं, इसका अलग इंटेंशन है। मैं कह रहा हूं दोनों जो पथराव कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल लीडरशिप के सपोर्ट से पथराव कर रहे हैं। मैं अगर ST हसन साहब की बात को, हम उसको रेफरेंस लेकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा यात्राएं निकलती हैं, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के डीजे जो तेज तेज आवाज में बजाते हैं, जब अंदर नमाज हो रही होती है, ये इरिटेट करता है लोगों को, और इसलिए फिर कई बार जो है झड़प होती है। ठीक है, उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया। मैंने इसलिए पूछा क्या पहले यात्राएं नहीं निकलती थी, या पहले यात्राओं के रास्ते में कई मुस्लिम इलाके या मस्जिदें नहीं? दूसरे तरीके से देखिए, पहले यात्राएं निकलती थी, लेकिन जैसे ST हसन साहब बोल रहे हैं, तो जो यात्रा से इरिटेट हो रहे हैं, इरिटेट तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, लेकिन वो पथराव करने की हिम्मत नहीं करते थे। उसमें जो 4 लोग होते थे वो बीच बचाव करके अच्छा छोड़िए, निकलिए, जाइए, आइए करके करते थे। अब एक तरफ ST हसन साहब इस इरिटेशन को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ सुरेश्वर सिंह है जो कह रहे हैं एनकाउंटर हो जाएगा। ये एनकाउंटर हो जाएगा? किस बात का एनकाउंटर होगा? हाँ, तो वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, या जो भी पार्टी के विधायक है, वो कह रहे कि एनकाउंटर करवा देंगे। ये कौन सी जुबान है उनका? अगर भागेंगे तो एनकाउंटर करा। हाँ, तो भागेंगे तब भी, मैं तो कह रहा हूँ, हाँ भागेंगे तो आप एनकाउंटर करा देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट जो होता है, वो आपके सबके पीछे पॉलिटिक्स है और लोग पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं दोनों तरफ के। हमें लोगों को ही समझना है, बाकी किसी की कोई बात, बाकी सारी जो हो रहा है वो गलत है। सर मुद्दे की जड़ में जाना है, क्यों हो रहा है ये? लेकिन आपने तो विजय जी को की बातों पर एक बार का आपने काटा है। माने कितना दिल दहलने वाली भाषा बोल रहे हैं, इतने सीनियर पत्रकार हैं, इसको पॉलिटिकल टूल मान रहे हैं। क्या मैं पूछ रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है, मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ, 2016 के पहले
कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, और नारे कभी देश ने सुना था? चलो कश्मीर में सुनाई देता था। भारत टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह सुना था क्या? इसके पहले 2022 के पहले ये किसी ने सुना था सिर तन से जुदा का नारा? कभी सुना था? कभी सुना था आपने कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, मारोगे, और हजारों की संख्या में लोग, एक दो नहीं चारों तरफ से निकल रहे हैं। ये जो 2018 से जो ये प्रवृत्ति हमने शोभा यात्राओं पर देखी है, उसको अगर कोई समझता है कि शोभा यात्रा में जो लोग निकल रहे हैं वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स के कारण वो ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे चीजें करते हैं, और बगल में पॉलिटिक्स के कारण पथराव होता है, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ समझते हुए कोई भी हो, मतलब एक उनका विषय नहीं, पूरे देश में ऐसे लोग हैं जिसकी चर्चा कुछ अभी हर्षवर्धन जी ने की कि किस प्रकार से वीडियो निकाले जा रहे हैं कि देश में आग लग जाए, देश बट जाए, डायरेक्ट एक्शन की जगह जगह घटनाएं होने लगे, कुछ भी हो जाए, अपनी छवि एक सेकुलर बने रहे, मुस्लिम विरोधी नहीं हो, इसलिए सच मत बोलो, बराबर कर दो कि चलो बीजेपी को भी कर दो और इनको भी कर दो। समस्या की जड़ यहां आती है, अगर इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश की मीडिया ईमानदारी से खड़ा होकर के साहस के साथ सच बोले, उसने झंडा उतारा, लेकिन उसके पहले की घटना क्या है? जो कौशाम्बी की घटना है उसमें क्या है कि वो सब अबील गुलाल उड़ा रहा है, तो उसमें बाकी वो थोड़ा सा अबील चला गया है किसी धार्मिक स्थल पर, उसके बाद उधर से हमले शुरू हो गए, कैसे मार दिया, उसके बाद महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनके कपड़े फाड़े गए, मारना शुरू हुआ, फिर दूसरी ओर से रिएक्शन हुआ। ये क्या तरीका है ये? तो इसका मतलब यह है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जिस प्रकार से दुनिया में एक जिहादी आतंक और वो मजहबी जिहाद पैदा करने की हमारे चारों ओर कोशिश हुई है, वो धीरे धीरे भारत में पहुंचा, और भारत के एक बड़े वर्ग ने अंदर से इसको पिघला के कि ये बीजेपी आरएसएस दुश्मन है, तुम तो लंबे समय तक शासन करने वाले रहे हो, अब तुम दबे हुए हो, तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तुम शासक हो, इस्लाम दुनिया में विजित होगा, तुम्हारा धर्म छीन जाने वाला है, तुम्हारी मस्जिदें छीन जाने वाली है, और तुम्हारी जिंदगी तो मृत्यु के बाद शुरू होती है, तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। तो हजारों की संख्या में अगर लोग, एक मिनट में इतने पत्थर कहां से आ जाते, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर तात्कालिक है तो इतने बड़े बड़े तैयार पत्थर हजारों की संख्या में कहां से आते हैं? पिस्तौल कहां से आ जाते हैं? पेट्रोल बम जो पहले इसमें नहीं चला है, कहां से आ जाते हैं अगर ये पहले की तैयारी नहीं है? तो इसीलिए पहले तो इस खतरे को समझने की जरूरत है, उसमें कल हम आप। दूसरी बात आती है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जब 2022 में ये सिर तन से जुदा के नारे लगे, सर, मैं जो प्रयागराज में जिस ढंग से पुलिस वालों पर हमले हुए, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में कानपुर में दंगे हुए, ये बहराइच में साफ दिख रहा है कि पुलिस की तैयारी नहीं थी, और न होने के कारण घबराहट में इन लोगों ने, जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, उन्हीं पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। आपने कहा बैलेंस ना करें किसी चीज को, सच्चाई जो है वो, आपकी नजर में दोष एक तरफ है, नहीं उकसावा नहीं, कुछ नहीं इसमें हमारे यहां जब जो भी शोभा यात्रा निकले उसमें बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई एक वर्ग का, और एक ऐसा नहीं होता है कि वो सब जा करके 2 4 5 लोग हो सकता है कभी जाके एक नारे लगा दें, ये संभव है, लेकिन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती रंग उड़ा रहा है, बिल्कुल नहीं।